नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी पहले आना था, बट कुछ कारणों से वीडियो लेट हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक की बात करने वाले हैं। यूनियन और स्टेट रिलेशन की हम बात करेंगे। यूनियन और स्टेट रिलेशन मेनली तीन तरह के होते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करेंगे, यानी कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो कानून बनाने की शक्ति है, जो कानून बनाने की पावर है, हम सिर्फ उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। राइट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह से जो यूनियन जुडिशरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनको भी हम सेपरेटली देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। इस फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो देश में सरकार है वो दो लेवल पे होती है। एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार उनकी लीडरशिप में चल रही है, उसे हम कहेंगे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह से इंडिया के जितने स्टेट हैं उनमें जो चीफ मिनिस्टर के अंडर जो सरकार चल रही है उसे हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के अंडर, दिल्ली में केजरीवाल के अंदर, तमिलनाडु में पलनीसामी के अंडर, उड़ीसा में बीजू पटनायक के अंडर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के अंडर। राइट। सो अब इन स्टेट्स का, जो इंडिया के स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स का आपस में क्या रिलेशन है और इनका यूनियन से क्या रिलेशन है, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। राइट। सो हम किन किन एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि कौन किस हद तक कानून बना सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकती है, और जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य के लिए कानून बना सकती हैं। राइट। सो जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र के लिए लॉ बना सकती है, वो किसी दूसरे स्टेट के लिए लॉ नहीं बना सकती। राइट। हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की। जो शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इन तीन लिस्टों की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इन दो प्रिंसिपल को हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम रेजिड्यूरी पावर्स की बात करेंगे, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ। यानी कि अगर दो अलग अलग कानून अलग अलग सरकारों ने पास किए हों तो उसका क्या इफेक्ट होगा। राइट। और उसको फिर हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। राइट। सो टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 245 में दी गई है दोस्तों ये टॉपिक। तो एक जो थ्योरी है टेरिटोरियल नेक्सस की, अब आप प्लेनली ये सोचिए कि क्या कोई स्टेट लेजिस्लेचर अपनी बाउंड्री के बाहर लॉ बना सकती है? नहीं बना सकती। लेकिन कि वो किसी ऐसे व्यक्ति पे टैक्स जरूर लगा सकती है जो भले ही उसकी टेरिटरी में ना हो, बट ही इज अर्निंग फ्रॉम देयर टेरिटरी। So, the state legislature cannot make laws for extraterritorial laws except when there is sufficient connection or nexus. So, nexus का मतलब connection ही होता है,
between the state and object that is subject matter of legislation. यानी कि जिस पे आप टैक्स लगा रहे हैं उसका अगर स्टेट से कोई कनेक्शन नहीं है तो आप उस पे लॉ नहीं बना सकते उस एस्पेक्ट पे। अब मैं दिल्ली में रहता हूं, राइट, सो कोई उड़ीसा गवर्नमेंट या कोई तमिलनाडु गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, बिकॉज आई एम नॉट, यू नो, देयर इज नो नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड मी। लेकिन अगर मैं किसी तरह का बिजनेस इन स्टेट्स में करता हूं तो ये गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स लगा सकती है, राइट। तो इस एस्पेक्ट को हम एक जजमेंट से समझते हैं। ये जजमेंट है दोस्तों स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC। बहुत पुरानी जजमेंट है, 1958 की शायद, राइट। तो अब उस टाइम पे महाराष्ट्र नहीं होता था, उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट होता था। सो बॉम्बे स्टेट लेविड टैक्स ऑन लॉटरी एंड प्राइस कंपटीशन इन द स्टेट, राइट। जो स्टेट में लॉटरीज या प्राइस कंपटीशन होते थे उस पर उन्होंने टैक्स लगाया। टैक्स वाज एक्सटेंडेड टू न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बेंगलोर। अब ये जो न्यूज़पेपर है ये कर्नाटका में पब्लिश हो रहा था, राइट, इन बेंगलोर सिटी, बट इस न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बॉम्बे में थी। ये न्यूज़पेपर बॉम्बे के लोग यूज करते थे और जो रिस्पोंडेंट है यानी ये लॉटरी जिन लोगों ने निकाली है, जो प्राइस कंपटीशन जो लोग करते थे, राइट, उन्होंने इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है अपने एंट्री फॉर्म वगैरह जो है इस न्यूज़पेपर के थ्रू अपने एजेंट्स के थ्रू इन्होंने बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूट किया और इन्होंने फीस वगैरह कलेक्ट करी, राइट। तो कोर्ट ने इसमें यह कहा देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन पर्सन सॉट टू बी चार्ज्ड एंड स्टेट सीकिंग टू टैक्स हिम, द टैक्सिंग स्टैट्यूट वुड बी वैलिड, राइट। तो अगर कनेक्शन जो है वो रियल है, राइट, और स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन है तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, बट द कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। मतलब कि जबरदस्ती रिश्ता नहीं बनाना, देयर हैज टू बी अ नेचुरल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड द लाइबिलिटी sought to be imposed must be pertinent to that connection। अब उस कनेक्शन में ही लाइबिलिटी होनी चाहिए, जो भी रिलेशन उनके जो कनेक्शन आया है उस कनेक्शन के बेस पे लाइबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं, राइट। वेदर देयर इज सफिशिएंट कनेक्शन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड विल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट्स इन ईच केस। अब क्या सफिशिएंट कनेक्शन है स्टेट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में ये डिटरमिन करेगा कोर्ट, और ये हर केस में डिफरेंट होगा, राइट। नाउ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। सो आर्टिकल 245 क्लॉज 2 कहता है दैट नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वुड बी इनवैलिड ऑन ग्राउंड दैट इट वुड बी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी या कोई भी बॉडी किसी लॉ को इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, यानी कि उसको इंडिया के बाहर यूज किया जाएगा, राइट। पार्लियामेंट्री लॉ विल कवर पर्सन्स एंड देयर प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में पार्लियामेंट, हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो लोगों के ऊपर कानून बना सकती है, राइट। तो ये बेसिकली दोस्तों, दिस बेसिकली शोज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। दिस एस्पेक्ट बेसिकली शोज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी मतलब जो संप्रभुता, यानी कि टू बी दी, यू नो, लाइक द इंचार्ज एंड द बॉस। ये ताकत दिखाता है कि इंडिया एक पावरफुल नेशन है, या कोई भी कंट्री जो बनाता है which is an independent, which has a government, right? So, and the legislation may offend the international law or may not be recognized by the foreign court। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी फॉरेन कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इससे इंटरनेशनल लॉ ऑफेंड हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, तो आप इन सब चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। सो पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज ऑल्सो।
सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एन इंडियन मैरीज अ स्पेनिश गर्ल while his first wife is alive in India, he can be prosecuted in India for bigamy. हमारे यहाँ इंडिया में आपको पता है एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, राइट। तो अब एक इंडियन व्यक्ति जो है वो जाता है विदेश में, वो एक स्पेनिश लड़की से शादी कर लेता है और उसकी फर्स्ट वाइफ इंडिया में अलाइव है, सो लीगली ही कैन नॉट मैरी, राइट। सो you know that that person cannot make a second marriage, right? So what I mean to say is that this person, even if he is not Indian, he can be prosecuted if his wife is Indian, right? But in case neither the person is Indian नॉर हिज वाइफ इज इंडियन, फिर इंडिया की कोई उस पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। लेकिन एज लॉन्ग एज इंडिया का कनेक्शन है तो इंडिया की गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। सो हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि कानून बनाने की शक्तियों का डिवीजन कैसे है। सो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग, notwithstanding anything contained in clause 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matter enumerated in list 1, that is called union list। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो पावर है लॉ बनाने की, उन टॉपिक पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉ नहीं बना सकती। Notwithstanding anything contained in clause 3, Parliament and subject to clause 1, state legislature also have power to make laws with respect to matter enumerated in list 3। यानी कि जो concurrent list है इसके रिगार्डिंग दोनों सरकारें कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर दोनों सरकारों ने कानून बनाया है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट विल प्रिवेल, राइट। अगर उन दोनों कानूनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई कोई झगड़ा है कानूनों के बीच में, तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, राइट। सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 and 2, state legislature have exclusive power to make laws for such state with respect to any matter enumerated in list 2। यानी कि जो टॉपिक लिस्ट 2 में है उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज with respect to any matter for any part of territory not included in the state, notwithstanding such matter is enumerated in state list। यानी कि किसी ऐसे टेरिटरी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में है, बट फॉर जो स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है, जो टेरिटरी जो है स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं आपको बताऊं यूनियन लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके लिए कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, करेंसी के लिए कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, फॉरेन अफेयर्स के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेना नहीं बना सकती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर परमिशन के बिना कहीं कोई फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकती। सो ये सब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टेट लिस्ट। जो है स्टेट लिस्ट में जो पावर है, सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशन है या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, इन सब की पावर बनाने, इन सब से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और फिर ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी जिसके ऊपर दोनों की पावर है, राइट।
उस लिस्ट जिसमें जिसमें दोनों लॉ बना सकती हैं उसमें कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर रेजिडरी पावर्स दोस्तों? रेजिडरी पावर क्या होती है दोस्तों? ये जो तीन लिस्ट है, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matters not enumerated in list 2 and 3. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, दैट वाज मेड इन 1950, राइट। सो अब लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इनमें अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो इनमें नहीं है तो उसके लिए पावर कौन बनाए, उसके लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सच पावर शेल इंक्लूड द लिस्ट ऑफ power of making law imposing tax not mentioned in either of those list. अभी मैं इसको आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल 248 एंड एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट असाइन रेजिडरी पावर टू स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, राइट। नाउ स्कोप ऑफ रेजिडरी पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। देर आर 3 पॉसिबल, जो 3 लिस्ट है ना दोस्तों, इनमें 99% चीजें कवर है, पर फिर भी क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, द सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग, सो देयर मे कम थिंग्स जिसमें उस टाइम पे वो किसी भी लिस्ट में टॉपिक ना आया हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, जब हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस टाइम पे दुनिया में नामो निशान भी नहीं था इंटरनेट का। सो आज की डेट में अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो वो लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, राइट। Rationale behind such power is that enables parliament to legislate on any subject which has escaped from the scrutiny of house and subject which is not recognizable at present. So उस टाइम पे जब हमारी पार्लियामेंट, जब हमारे संसद ने जो है संविधान पास किया था, उस टाइम पे दोस्तों कोई भी ऐसा इंटरनेट के कोई था नहीं, तो इंटरनेट तो अब किसी भी लिस्ट में नहीं है। टेक्नोलॉजी हो सकता है कि किसी लिस्ट में हो, लेकिन इंटरनेट तो नहीं है। अब स्पेसिफिकली अगर इंटरनेट पे कोई कानून बनाना हो तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, राइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब दोस्तों होता है कि जब हम कोई ऐसा रास्ता निकालें बीच का कि जो दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी ना रहे और हमारा काम भी हो जाए, राइट। So every effort should be made to give effect to all the provisions of act harmonizing any apparent conflict between two or more of its provision, and a construction that reduces one to useless lumber is not harmonious construction. यानी कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बीच का रास्ता, यानी कि ऐसा रास्ता जिसमें काम भी हो जाए और दोनों प्रोविजंस की इज्जत भी बनी रहे, राइट। अगर हम ऐसा कोई रास्ता निकालते हैं जिससे एक प्रोविजन तो बिल्कुल टोटली यूजलेस हो जाती है और दूसरे को ही प्रिवेल करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे। इसी तरह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ फिथ एंड सब्सटेंसेस होता है दोस्तों, ये तब अप्लाई होता है when a legislative competence of legislature with regard to particular enactment while dealing with the subject in one list and touching the subject in another list. In such case what has to be ascertained is fifth and substance of enactment. इसका मतलब दोस्तों आसान भाषा में यह है कि मान लीजिए कि कोई दो टॉपिक है, कि ऐसे दो टॉपिक है जो, जैसे मान लीजिए जैसे हमने बात करी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की, तो इंटरनेट पे कानून बनाते बनाते कोई लेजिस्लेचर जो है वो टेक्नोलॉजी पे भी कानून बना दे। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने एक सब्जेक्ट को लेके दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को दूसरी लिस्ट में जाके टच कर रहा है, राइट। तो अब यहां क्या इशू आ जाएगा, यहां इशू ये आएगा कि क्या ये लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट थी इस एस्पेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, राइट। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें एक एस्पेक्ट दोस्तों ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट
and central government cannot make law on this subject, right? So अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, so I will not comment on that aspect, बट कहने का मतलब ये है कि अब अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब पार्लियामेंट ने अपनी पावर को एक्सीड किया है और स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाया है विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट, right? So this is one of the conflict in this farm laws, right? And its constitutional validity is under challenge in Supreme Court. Now we will see the doctrine of harmonious construction and pith and substance. So when a subject matter is apparently covered by both union and state list, harmonious construction is applied, right? अगर वो दोनों में जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों में ही कवर है, तो हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हैं. व्हेन अ लॉ डीलिंग विद सब्जेक्ट इन वन लिस्ट टचेस द सब्जेक्ट ऑफ अनदर लिस्ट, रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज अप्लाइड. सो पर्पस तो इसका भी कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, राइट, इन टू लिस्ट एंड गिविंग इफेक्ट टू द मीनिंग ऑफ बोथ एंट्रीज, राइट. पर्पस इसका भी यही है, लेकिन इसमें मेथड दूसरा है. इसमें हम जो है we challenge if the law is in substance upon matter assigned to legislature, then withstanding incidental encroachments upon entry reserved for another legislature, it is upheld as valid, right? So ये इनके बीच में डिफरेंस है दोनों के, right? So अब लास्ट में हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी ऑफ यूनियन एंड स्टेट लॉज. आर्टिकल 254 जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ द फॉर्मर प्रिवेल्स. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में और स्टेट गवर्नमेंट के कानून में कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा. द यूनियन लॉ मे हैव बीन एनेक्टेड प्रायर टू और सब्सिक्वेंट टू द स्टेट लॉ. चाहे वो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कानून से पहले बनाओ या बाद में बनाओ, प्रिवेल वही करेगा, राइट, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो. रिपग्नेंसी का मतलब होता है दोस्तों, व्हेन रिपग्नेंसी मींस कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ द लॉज ऑफ स्टेट एज वेल एज ऑन एज यूनियन विद रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट आर अप्लाइड टू सेम फैक्ट्स. अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो ये कहता है कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि मर्डर जो है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी या बहुत कम पनिशमेंट होगी, 3 साल की सजा होगी. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ये कहता है कि जी इसमें तो डेथ सेंटेंस होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, राइट. इसी तरह से जो इसका सेकंड क्लॉज है, अब यहां आपको पता चलेगी जो पॉलिटिक्स क्या होती है, राइट. अब पॉलिटिक्स ये होती है दोस्तों कि ये एक्सेप्शन है टू द क्लॉज 1. ये कहता है व्हेन द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स एनी प्रोविजंस repugnant to earlier parliamentary law or an existing law to that matter, अब इसका मतलब ये है, अब पहले यहां तक समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसे मैटर पे कानून बनाया है जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ से कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट, तो स्टेट जो है उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, राइट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. और अगर प्रेसिडेंट उसे कंसिडर करके अपनी रजामंदी दे देता है तो वो लॉ उस स्टेट में प्रिवेल करेगा, राइट. नाउ अब इसका मतलब ये हुआ, देखो अब जब प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट साइन करेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब साइन करेगी? जब जो राज्य सरकार है
वो भी सेम पार्टी की हो तब वो साइन करेगा। अगर एक जगह रूलिंग पार्टी की सरकार है और एक जगह अपोजिशन की सरकार है, तो बहुत चांसेस है कि यहां पॉलिटिक्स होगी और उस पर साइन नहीं होंगे। राइट नाउ, अब यहां देखिए, providing that nothing in clause shall prevent parliament for any enacting any time and law with respect to same subject matter, including law adding, amending or varying a state laws। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, भले ही प्रेसिडेंट ने उसे असेंट कर, मतलब प्रेसिडेंट ने अपनी रजामंदी देख करके भले ही स्टेट में उस कानून को लागू करवा दिया, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट उस कानून को जब चाहे तब अमेंड कर सकती है, उसमें कुछ ऐड कर सकती है, उसमें से कुछ माइनस कर सकती है। राइट, या उस लॉ को इवन रिपील भी कर सकती है। सो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अब आपको इससे यह समझ आ रहा होगा कि एक तो यूनियन बहुत स्ट्रांग है हमारे यहां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रांग है, और क्यों हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि उसकी सरकार सेंटर में भी रहे और स्टेट में भी रहे। राइट, क्योंकि स्टेट में अगर आपकी सरकार है भी, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत एस्पेक्ट पे परेशान कर सकती है। तो अगर रूलिंग पार्टी की ही सरकार अगर स्टेट में भी हो, यानी दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इन लोगों के। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी की सरकार हो तो फिर कुछ काम अटक जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।